हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे कैंसर। तो कैंसर वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडेड डिजीज है, मतलब सबसे ज्यादा डेथ ऑल ओवर वर्ल्ड में इसी के कारण होती है। तो हम देखेंगे कैंसर क्यों होता है, कैसे हम इसको ट्रीट कर सकते हैं और इसके कॉज क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास ये है कि अगर कोई भी हमारे पास सेल है उसमें एक से दो होना था, फिर दो से चार होना था, मतलब सेल डिवीजन जब खराब हो जाती है तब कैंसर बनता है। तो जो हमारे पास कैंसर है हम उसको ये कह सकते हैं कि अनकंट्रोल्ड है, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। एबनॉर्मल है, नहीं होना चाहिए ऐसा। और एक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन है, मतलब अगर एक सेल जरूरत से ज्यादा डिवाइड कर रहा है तो हम उसको बोलते हैं कि वो सेल कैंसरस है। नॉर्मल सेल और कैंसर सेल में बहुत ज्यादा फर्क होते हैं। जो नॉर्मल सेल्स होते हैं वो एक प्रॉपर्टी शो करते हैं जिसका मतलब होता है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। तो जो नॉर्मल सेल्स हैं वो शो करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का मतलब ये होता है कि जो सेल्स हैं जब वो एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में आते हैं तो वो इनहिबिट करते हैं अनकंट्रोलेबल ग्रोथ। इसका मतलब ये है कि अगर सेल जो है ऐसे जुड़ रहे हैं, इकट्ठे इकट्ठे हो रहे हैं और ये नॉर्मल सेल्स हैं, तो ये जो सेल्स है ना ये मतलब इन अनकंट्रोलेबल ग्रोथ नहीं करेंगे। अनकंट्रोल्ड ग्रोथ इनकी नहीं होगी अगर ये नॉर्मल सेल्स हैं। और अगर यही सेल्स कैंसरस है तो ये सेल्स जब इकट्ठे होंगे तो इनकी अनकंट्रोलेबल ग्रोथ होगी। इसी को हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। हमने ये देखा कि जो भी कैंसर सेल है उसके अंदर ये वाली प्रॉपर्टी नहीं है, जिसके कारण कैंसर सेल बहुत ज्यादा ओवर डिवाइड करते हैं और वो ट्यूमर फॉर्म कर लेते हैं। कैंसर सेल डिवाइड करते हैं और वो फॉर्म कर लेते हैं ट्यूमर। अब यहाँ पर एक डायग्राम में दिखाया गया कि जो नॉर्मल सेल्स होते हैं वो बहुत सारे सेल्स इकट्ठे इकट्ठे ग्रो एंड डिवाइड कर रहे होते हैं। अब जो कैंसरस सेल्स है हम देखते हैं कि उनकी शेप कितनी ज्यादा अलग अलग हो रही है। कैंसरस सेल का न्यूक्लियस भी बहुत बड़ा होता है और डार्कर होता है। उनके अंदर क्रोमोसोम्स भी ज्यादा हो जाते हैं कभी कभार जरूरत से, और उनकी कोई बाउंड्री नहीं होती, इसलिए वो बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं। ज्यादातर जो कैंसर है वो 40 ईयर्स के बाद वाले पीपल में कॉमन होता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि कैंसर सेल्स यूथ टाइम पर ही बन जाता है। अब हमारे पास आता है कि एक हम वर्ड यूज करते हैं कैंसर के साथ एसोसिएटेड जिसको हम बोलते हैं नियोप्लाज्म। तो जो नियोप्लाज्म होता है इसका मतलब है कि कोई एबनॉर्मल टिश्यू है जो हमारी बॉडी के अंदर फॉर्म हो गया। एबनॉर्मल टिश्यू है जो हमारी बॉडी के अंदर फॉर्म हो गया और अब ये बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रहा है और इसके चांसेस हैं कि ये ट्यूमर बनाएगा। जब ट्यूमर बनेगा मतलब बहुत सारे सेल एक ही जगह पे हो जाएंगे तो जो सेल है वो क्राउडिंग हो जाएगी वहां पे बहुत ज्यादा वाली, और जो नॉर्मल सेल्स है वो सारे के सारे खराब हो जाएंगे, कंजस्टेड कर देगा वो जगह को बहुत ज्यादा। अब हम देखते हैं कि कैंसर के टाइप्स क्या क्या हैं। बेसिकली जो कैंसर होता है वो दो टाइप्स का होता है। एक हमारे पास होता है बिगनिन। जो बिगनिन ट्यूमर्स होते हैं वो अपनी जगह पर ही रहते हैं, अदर पार्ट्स पे नहीं जाते और डैमेज भी नहीं कॉज करते। तो हम इनकी तीन मेजर बातें यही लिख सकते हैं: कन्फाइंड टू देयर लोकेशन, डू नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स, और कॉज लिटिल डैमेज। ऑन द अदर हैंड जो हमारे पास मलिग्नेंट ट्यूमर्स हैं वो क्या करते हैं, ये मलिग्नेंट ट्यूमर के पास जो मैंने अभी एक वर्ड समझाया तुम्हें नियोप्लाज्म, जिनको हम नियोप्लास्टिक ट्यूमर सेल ये सब बोलते हैं, ये इसी के अंदर हमें देखने को मिलता है मैलिग्नेंट ट्यूमर्स के अंदर। यहाँ पर जो सेल्स होते हैं बहुत ज्यादा तेजी तेजी से डिवाइड करते हैं, नॉर्मल टिश्यूज के अंदर इन्वेड कर जाते हैं, ओवर डिवाइड करते हैं, नॉर्मल सेल के साथ compete करते हैं न्यूट्रिएंट्स के लिए। और अगर ये सेल निकल के कहीं और चले जाए उसको हम बोलते हैं मेटास्टेसिस। तो मैं एक अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं ये प्रोलिफरेटिंग सेल्स हैं, मतलब जो बहुत ज्यादा डिवाइड कर रहे हैं, जिनको हम बोलते हैं नियोप्लास्टिक और ट्यूमर सेल्स। ये रैपिडली डिवाइड कर रहे हैं, काफी ज्यादा तेज है। स्टाफ कर देते हैं नॉर्मल सेल्स को, क्योंकि नॉर्मल सेल को जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा क्योंकि ये वाले सेल्स का नंबर बहुत ज्यादा हो गया है। अगर हमारे पास ऐसे बहुत सारा ये ट्यूमर बन गया है जो कि कैंसरस है, ऐसा भी सकता है इसमें से कोई सेल निकले और कहीं और ट्रेवल करने लग जाए, मतलब वो कहीं दूर डिस्टेंट साइट पर चला जाए। अब ये जाएगा कैसे दूर, ये जाएगा ब्लड के थ्रू, और वहां पर ये कोई नया ट्यूमर बनाने लग जाए। इस स्टेज को हम बोलते हैं मेटास्टेसिस। तो मेटास्टेसिस शो कर सकते हैं ये वाले सेल्स। और ये सबसे ज्यादा डेंजरस प्रॉपर्टी, क्योंकि इससे जो कैंसर है वो फैल जाएगा एंड फिर उसको ट्रीट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि नॉर्मली जो कैंसर होते हैं वो कितनी टाइप्स के होते हैं और वो क्या क्या हो सकते हैं। तो कैंसर हमारे पास नॉर्मली थ्री टाइप्स का होता है। सबसे पहले हमारे पास आता है कार्सिनोमा,
कार्सिनोमा एपिथेलियल या फिर एपिडर्मल टिश्यू का कैंसर है। इनके अंदर कुछ एपिडर्मल टिश्यू से बनी हुई चीजें आ जाती हैं, जैसे स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन्स, जहां जहां पर भी हमारे जैसे माउथ के अंदर या कहीं पर भी म्यूकस मेम्ब्रेन है, कुछ ग्लैंड्स, लंग्स, ब्रेस्ट कैंसर एंड पैनक्रियास। तो ये सारे कार्सिनोमा के अंदर आ जाएंगे जो एपिथेलियल टिश्यू से ड्राइव्ड है। फिर हमारे पास आता है सार्कोमा। सार्कोमा होता है मेसोडर्मल टिश्यू का कैंसर। इसके अंदर हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट आता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर भी हमारे पास आ जाता है एक तो बोन, मसल और लिम्फ नोड। अब इसकी बहुत टाइप्स होती है, जैसे इसके अंदर हमारे पास लिम्फोमा आता है। जो लिम्फोमा होता है वो लिम्फ वेसल्स का कैंसर होता है। जो लिम्फ हमारी बॉडी के अंदर फ्लो कर रहा है उसकी वेसल्स होती हैं, लिम्फ वेसल्स उनका। फिर हमारे पास आता है लाइपोमा। लाइपोमा इतना हार्मफुल नहीं होता, ये एडिपोज टिश्यू का कैंसर कह सकते हैं, या हमारी स्किन के नीचे फैटी लेयर होती है उसके अंदर कैंसर बन जाता है। इसके बाद हमारे पास आता है ऑस्टियोमा। ऑस्टियोमा नाम से पता लग रहा है ये हमारे पास बोन के लिए होता है, बोन कैंसर। या हम बोल देते हैं मैलिग्नेंट रेटिकुलेसिस, कि जब फैल ही गया पूरी बॉडी में, इधर उधर जाने ट्रेवल करने लग पड़ा। तो थर्ड टाइप ऑफ हमारे पास कैंसर है वो है ल्यूकेमिया। जो ल्यूकेमिया बड़ा कॉमन है और ये हमारे पास होता है इंक्रीज इन डब्ल्यूबीसी काउंट से। डब्ल्यूबीसी या फिर जिस सेल से डब्ल्यूबीसी बन रहे हैं हम उसको बोलते हैं माइलॉइड स्टेम सेल। जिससे डब्ल्यूबीसी बनेंगे उनका कैंसर है, उसके अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और ये फिर हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाने लग जाती है, इनका साइज भी बढ़ जाता है और काफी ज्यादा डैमेज कॉज कर देते हैं ये। तो ये हमारे पास होता है टाइप्स ऑफ कैंसर, कार्सिनोमा, सार्कोमा और हमारे पास आता है ल्यूकेमिया। अब हम देखेंगे कि जो कैंसर है वो क्यों, उसका बेसिक कारण हमारे पास क्या क्या आ जाता है ये हम देखेंगे। अब देखेंगे कैंसर कैसे होता है, उसका मैकेनिज्म क्या है, या हम उसको बोलते हैं कार्सिनोजेनेसिस। तो देखो कैंसर होने में कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे सबसे पहले हम देखेंगे इनिशिएशन। अगर हमारी बॉडी किसी कार्सिनोजन को एक्सपोज हुई है, जो हम आगे देखने वाले हैं, जैसे कोई भी रेज है, एक्स रेज, यूवी रेज, हीट है, रेडिएशन है, या कोई मैकेनिकल एजेंट है, वायरस है, कुछ भी है, मतलब कोई भी कार्सिनोजन है। जो कार्सिनोजन होता है ये प्रोड्यूस कर देता है डीएनए लेजेंड्स। हम ये कह सकते हैं कि ये डीएनए को थोड़ा खराब कर रहा है, चेंज कर रहा है। ये ज्यादातर तब होता है जब कैंसर चाइल्डहुड में हो या फिर यूथ टाइम पर हो। तो या तो ये सेल्स चाइल्डहुड पे होते हैं या ये यूथ में है। सबसे पहले हमारे पास ये होगा कि कोई कार्सिनोजन आया जिसने डीएनए लेजेंड्स प्रोड्यूस करे। फिर हमारे पास आता है प्रमोशन। हमारे पास कैंसर बनना कई कई एरिया में बहुत कॉमन है क्योंकि उनके अंदर प्रोटो ऑन्कोजीन्स होते हैं। प्रोटो ऑन्कोजीन्स वो जीन्स हैं जो कैंसरस हो सकते हैं, और जो जीन्स कैंसरस हो सकते हैं हम उन्हें बोलते हैं ऑन्कोजीन्स। तो हम ये कहेंगे हमारे पास कुछ प्रोटो ऑन्कोजीन्स हैं जो कैंसरस बन सकती हैं, और वो कन्वर्ट हो जाती है ऑन्कोजीन्स के अंदर, मतलब कैंसरस जीन के अंदर हो जाती है ये कन्वर्ट। और जिस सेल्स के अंदर ऑन्कोजीन होते हैं, कोई हमारे पास सेल है जिसके अंदर हमारे पास ऑन्कोजीन्स पड़ी हैं, मतलब कैंसरस वाली जीन पड़ी हैं, हम इसको बोलते हैं लेटेंट ट्यूमर सेल। अब अगर किसी सेल में ऐसा हो गया कि प्रोटो ऑन्कोजीन्स ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो हम ये कहते हैं कि ये जो प्रमोशन है ना, ये वाला जो स्टेप है प्रमोशन, ये इरिवर्सिबल है। एक बार ऐसा हो गया हम इसको चेंज नहीं कर सकते। हमारे पास ऐसे देखा हो जाता है कि जैसे सैक्रिन वगैरह होते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनेस वगैरह होते हैं, ये प्रमोशन कॉज कर देते हैं, मतलब प्रोटो ऑन्कोजीन को ऑन्कोजीन में चेंज कर देते हैं। फिर हमारे पास इसके अंदर थर्ड पॉइंट आएगा लॉस ऑफ एडेशन और लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। अब इसके अंदर क्या है कि जो नॉर्मल सेल्स हैं वो तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी शो करेंगे, अब जो लेटेंट ट्यूमर सेल्स हैं वो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी नहीं शो करेंगे, मतलब वो अनकंट्रोलेबल डिवाइड होते रहेंगे होते रहेंगे। तो हम ये कहते हैं कि जो नॉर्मल सेल है वो डिवाइड क्यों नहीं करते। नॉर्मल सेल्स डू नॉट डिवाइड बिकॉज ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। उनकी बाउंड्रीज वगैरह होती हैं, बिना बात के डिवाइड नहीं करेंगे वो। अब ये जो हमारे पास लेटेंट ट्यूमर सेल है, जो यहाँ पर हमारे पास बना था लेटेंट ट्यूमर सेल,
ये जो लेटेंट ट्यूमर सेल है ये बड़ी ही जल्दी जल्दी कन्वर्ट होगा और कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी शो करने मतलब अब ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। तो ये है, ये चेंज हो जाएगा इनटू एक्टिव ट्यूमर सेल। फिर हमारे पास फोर्थ पॉइंट आएगा प्रोग्रेशन। अब मेन प्रॉब्लम की बात है कि जो ये एक्टिव ट्यूमर सेल बना है ये ट्यूमर सेल डिवाइड करेगा, डिवाइड करके ये बनाएगा नियोप्लाज्म जो लेटर ट्यूमर में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रोग्रेशन बहुत स्लो होता है, ऐसे सालों साल भी लग जाते हैं कि कोई सेल है वो ट्यूमर सेल हमारे अंदर बन के पड़ा हुआ है, अभी वो डिवाइड नहीं करा लेकिन करेगा। हम ये कह सकते हैं कि ये जो प्रोग्रेशन स्टेज है ये काफी ज्यादा स्लो होती है और एक्सटर्नल सिम्टम्स नहीं आते हमारे पास। अगर हमें पता लग जाए कि भाई हमारी बॉडी के अंदर ये वाला सेल ट्यूमर ट्यूमर बन चुका तो हम उसे ट्रीट कर सकते हैं उस टाइम पर। तो ये बहुत स्लो है, एक्सटर्नल सिम्टम नहीं आते जब तक पूरा ट्यूमर नहीं फॉर्म हो जाता। जो साथ साथ वाले ऑर्गन्स होते हैं उन पे बहुत ज्यादा प्रेस मतलब उनको बहुत ज्यादा उन पे दबाव बन जाता है, तो हम ये कह देते हैं इट प्रेसेस अदर ऑर्गन्स, क्योंकि बहुत सारा सेल बनेंगे तो ऑब्वियसली उन ऑर्गन्स पे बहुत ज्यादा वाला प्रेशर जनरेट होगा। फिर हमारे पास फिफ्थ स्टेज आती है जिसको हम बोलते हैं मेटास्टेसिस या फिर हम बोलते हैं मेटास्टेसिया। अब इस स्टेज पे क्या होता है, इस अंदर क्या होता है कि जो ट्यूमर सेल है जिनको हम कैंसर सेल्स कह रहे हैं ये लेस अधेसिव बनेंगे, मतलब अब ये एक दूसरे से चिपक के नहीं रहेंगे। ये मान लो हमारे पास ट्यूमर सेल्स हैं कुछ, तो ये अब आपस में चिपक के नहीं रह रहे हैं और ये इधर उधर जाने लग जाएंगे। हम ऐसा कहते हैं कि एक तो इसके अंदर ये लेस एग्रेसिव हो गए हैं, सेकेंड हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब ये डिफ्रेंसिएशन नहीं होगा, ये कुछ स्पेशल नहीं बनेंगे, डू नॉट अंडरगो डिफरेंशिएशन। अब जो भी इनका फंक्शन था ये उसको अटेन ही नहीं करेंगे, बिल्कुल ही यूजलेस सेल बन जाएंगे और ये हमें ये शो करेंगे एंजियोजेनिक फैक्टर्स। एंजियोजेनिक फैक्टर्स का मतलब होता है कि ये ब्लड वेसल्स बनाएंगे, मतलब खुद के लिए ही इन्होंने ब्लड वेसल्स बना लिए ताकि इनको ब्लड सप्लाई प्रॉपर रहे और ये ना मरे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लिवर में या लंग में हमारे पास कुछ ट्यूमर सेल्स थे, वो सेल्स अब लेस एग्रेसिव हो गए, वो ब्रेन में चले गए, वहां पे जाके ब्रेन ट्यूमर कॉज कर रहे हैं। और वो जो सेल ब्रेन में गए हैं उनके लिए खुद की अपनी ब्लड वेसल्स है, उनको किसी से भी ब्लड वेसल्स की या किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है, ये सारी चीजें हमें देखने को मिली। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो कैंसर सेल्स होते हैं, जो कैंसर सेल्स होते हैं उनके अंदर काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिल रहे हैं हमें नॉर्मल सेल्स के हिसाब से। बेसिक इसके हमारे पास सिम्टम आ जाते हैं थोड़े इस एज के बाद। हम ये देखते हैं या तो लंप होंगे ऐसे या हार्ड एरिया होगा, ऐसे हमें हार्ड हार्ड एरिया नजर में आएगा, स्वेलिंग हो सकती है उस एरिया के अंदर और कुछ ऐसा जख्म भी हो सकता है जो ठीक ही ना होए, बिल्कुल जैसे छाले पड़ जाते हैं कुछ वैसा हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि वेट लॉस होने लग जाए बिना बात के उस पर्सन का, कफ रहे उसको बहुत ज्यादा, कोई भी मोल है तिल है उसका जो अपीयरेंस है वो काफी ज्यादा चेंज हो जाए, वो भी कैंसर का सिम्टम होता है। कलर चेंज हो जाए, कलर ऑफ मोल और वॉट जो है ना वो चेंज हो जाए, वॉट भी एक ऐसे स्किन डिजीज होती है। या फिर कोई भी हमारे पास ऐसा है कि कोई भी किसी भी पार्ट से ब्लड लॉस होने लग जाए, रेक्टम से, एनस से, माउथ से, वजाइना से, तो लॉस ऑफ ब्लड भी सिम्टम मान सकते हैं हम कैंसर का। अब हम ये देखेंगे कि अगर कोई भी हमारे पास सेल है वो कैंसरस हुआ ही क्यों, कैसे ऐसे फैक्टर जिन्होंने रेगुलेट किया उस सेल को कैंसरस बनाने के लिए। हम ये कह सकते हैं कि जो नॉर्मल सेल ग्रोथ है ना उस वो किसी जीन्स के कंट्रोल में होती है। तो नॉर्मल सेल ग्रोथ है ना इज अंडर कंट्रोल ऑफ सर्टेन जीन्स। जीन्स में कोई खराबी हुई होगी कि जो सेल है वो कैंसरस हो गया। अब ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन का बेसिक रीजन क्या है हम ये देखने लगे हैं। सबसे पहली तो ये है कि हमारे पास कुछ जीन्स थे जिनको हम प्रोटो ऑन्कोजीन्स कह रहे हैं, वो जो है उन जीन्स में खराबी आई। दूसरे हमारे पास क्या प्रॉब्लम है कि हमारे पास कुछ ट्यूमर सप्रेसर जीन्स होते हैं कि अगर हमारे कोई भी सेल अनकंट्रोलेबल डिवाइड करने वाला है तो उसको रोक दिया जाए, ये जीन्स अच्छे से वर्क नहीं कर रहे। ऐसे भी हमारे पास जीन्स होते हैं कि अगर हमारी बॉडी में कोई सेल खराब है तो उसका अपने आप से डेथ करा दी जाए, यानी सेल डेथ कराने वाले जीन्स। सेल डेथ होता है एपोप्टोसिस। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये बहुत सारे सेल्स हैं, हम देखते हैं कि ये एक पर्टिकुलर सेल है और ये सेल ट्यूमर बनने वाला कैंसर बनने वाला है। तो नॉर्मली हमारी बॉडी क्या करेगी, एपोप्टोसिस शो करेगी। एपोप्टोसिस का मतलब है कि सेल को मार देगी, हम इसको बोलते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ। ये सुसाइड जीन्स होते हैं। अगर ये वाले जीन्स भी काम अच्छे से नहीं करेंगे
तो ये सेल ऐसे बना पड़ा रह जाएगा और हमारी बॉडी के अंदर क्या फॉर्म हो जाएगा, ट्यूमर फॉर्म हो जाएगा। तो ये मेन प्रॉब्लम्स होती है जिनके कारण हमारे पास ट्यूमर फॉर्म हो सकता है। अब हम देखने लगे कि वैसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको प्रमोट करेंगे, कॉजेज ऑफ कैंसर क्या क्या है। हमारे पास इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, वो है कार्सिनोजेंस। फर्स्ट फैक्टर हमारे पास है कार्सिनोजेंस, या हम इनको बोलते हैं, हम कह सकते हैं केमिकल, सर्टेन केमिकल्स, केमिकल कार्सिनोजेंस। जैसे हमारे पास सूट होता है जो फैक्ट्रीज वगैरह से रिलीज होता है, पोल्यूशन के टाइम पर भी होता है, ये स्किन या लंग कैंसर कॉज कर सकता है। कोल टार होती है जो कोल की रिफाइनिंग में प्रोड्यूस होती है, ये भी स्किन और लंग कैंसर कॉज कर सकता है। सिगरेट स्मोकिंग सबसे बड़ा कारण है कैंसर का, लंग कैंसर का। इसके अंदर एक कंपाउंड होता है एन नाइट्रोसो डाइमिथाइलिन। फिर हमारे पास आता है कैडमियम ऑक्साइड, ये एक डेंजरस सा केमिकल है जो प्रोस्टेट ग्लैंड को खराब कर देता है, मेल्स के अंदर प्रोस्टेट कैंसर कॉज करता है। अल्फा टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं काफी सारी इंडस्ट्री से जो लिवर कैंसर कॉज करते हैं। ऐसे एक मस्टर्ड गैस है जो लंग कैंसर कॉज करती है। फिर हमारे पास एक एस्बेस्टोस मटेरियल होता है जिसकी फैक्ट्री वगैरह होती है, वो भी लंग कैंसर कॉज करता है। मेन जो हम यूज करते हैं वो है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, सैकरीन वगैरह, ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को बहुत ज्यादा इरिटेट करते हैं। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कॉलन कैंसर वगैरह काफी कॉमन रह जाता है। फिर हमारे पास आते हैं कुछ सेक्स हॉर्मोन्स जिनके कारण ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। अगर ईस्ट्रोजन ज्यादा हो जाए फीमेल की बॉडी में, वो भी एक कारण बन जाता है ब्रेस्ट कैंसर का। इसके बाद हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो हमारे पास नहीं है कार्सिनोजेंस। फिर हमारे पास आते हैं कुछ रेडिएशंस, जो नेचर में बहुत ज्यादा रेडिएशंस है, रेडिएशंस भी कैंसर कॉज कर सकती है। तो सेकंड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे रेडिएशंस का। देखो जैसे हिरोशिमा नागासाकी पे अटैक हुआ था, न्यूक्लियर अटैक, वहाँ पे रेडिएशंस बहुत ज्यादा है। तो हम आज भी कहते हैं कि भाई वहां पर रेडिएशन के कारण कैंसर बहुत कॉमन हो रहा है, 10 टाइम्स ज्यादा है वहां पे कैंसर फॉर्मेशन। तो हम ये कह सकते हैं जितनी भी आयोनाइजिंग रेडिएशन होती हैं जो हमारे डीएनए में चेंज लेकर आ सकती हैं, इनके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आती है एक्स रेज और गामा रेज। गामा रेज की पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा होती है, अंदर बहुत जल्दी से घुस जाती है। हमारे पास कुछ नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन भी हैं। इसके अंदर हमारे पास आते हैं यूवी रेज जो डीएनए डैमेज कॉज करते हैं। ये सारे नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आते हैं, प्रोटॉन को जीन्स को ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट करा देना और सेल की एक्स्ट्रा ग्रोथ करा देना, इनका काम है। देखो इसके बाद हमारे पास आ जाता है, इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कि जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं उनको बहुत जल्दी कैंसर हो जाता है क्योंकि वो सारा टाइम उसी रेज में वर्क करते हैं। तीसरा हमारे पास आता है हीट डैमेज। देखो जैसे कई लोग रिवर्स स्मोकिंग प्रैक्टिस करते हैं कि सिगरेट को जिस पार्ट पे मतलब बर्न करा गया वही पार्ट माउथ में ले लेते हैं, तो इनके कारण बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है। तो हम ये कह सकते हैं कि रिवर्स स्मोकिंग बहुत बड़ा कारण है। और जो लोग स्मोक करते हैं वैसे ही स्मोक के अंदर हमारे पास एक केमिकल होता है एन नाइट्रोसोडाइमिथाइल अमीन, जो कि बहुत कॉमन है ओरल कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर हमारे पास हो जाते हैं कुछ फिजिकल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स में हमारे पास आती है जैसे किसी का अगर कोई टूथ शार्प है वो उसका ट्रीटमेंट नहीं करा रहा तो उसे टंग कैंसर हो जाता है, क्योंकि शार्प टीथ जो है वो मतलब इरिटेट होगी ना, जब भी कहीं इरिटेशन परसिस्ट करेगी, कहीं पेन कहीं इरिटेशन परसिस्ट कर रही है, सालों साल चलती जा रही है, तो उसका कैंसर बनने का बहुत ज्यादा डर होता है। अब जो कश्मीरी पीपल होते हैं वो अंगीठी टाइप चीज होती है जिसको कांगरी बोलते हैं, वो अपनी स्किन के साथ उसको लगाए रखते हैं तो उनको स्किन कैंसर हो जाता है, उसको कांगरी कैंसर भी बोलते हैं, कश्मीरी पीपल को हो जाता है। अब सर्टेन हमारे पास बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी हैं। जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स है जैसे वायरस वगैरह, जैसे हमारे पास हम कहते हैं कैंसर कॉजिंग वायरसेस हैं जिनको हम बोलते हैं ऑन्कोजेनिक वायरसेस, मतलब कोई वायरस है जो हमारी बॉडी के अंदर घुसा और उसने जो जीन्स है उनको बना दिया वायरल ऑन्कोजीन्स, यानी वो जीन्स अब कैंसरस है। इसके अंदर हमारे पास एक आता है एप्स्टेन बार वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है ये सर्विकल कैंसर कॉज करता है इन विमेन, सर्विक्स का कैंसर कॉज कर देता है ये।
फिर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो अल्सर के लिए रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया है वो गैस्ट्रिक कार्सिनोमा काज कर सकता है। स्टमक वाले इश्यूज में मतलब ये वहां पर कैंसर कॉज कर सकता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर। तो ये हमारे पास मेजर आ जाती है चीजें जो ऐसे हमारे पास जो कुछ पैरासाइट्स होते हैं वो भी कैंसर कॉज कर सकते हैं, जैसे सीजोस्टोमा वगैरह भी यूरिनरी ब्लैडर कैंसर कॉज कर सकता है। तो ये फैक्टर सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट होते हैं कैंसर कॉजिंग के लिए। फिर भी अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाए तो हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, तो अब हम यही करने लगे हैं ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना वो है ब्लड एग्जामिनेशन। अगर हम ब्लड एग्जामिनेशन करवा लेते हैं हमें पता लग सकता है कि कौन से जैसे फॉर एग्जांपल डब्ल्यूबीसी काउंट ज्यादा है और उसका कोई खास कारण पता नहीं लगा तो हमें ल्यूकेमिया का पता लग सकता है। इसके अलावा हमारे पास कुछ ट्यूमर मार्कर्स होते हैं, जैसे हमारे पास कुछ प्रोटीन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास अल्फा फेरो फीटोप्रोटीन है, एएफपी बोलते हैं इसको। ये लिवर कैंसर के डिटेक्शन में हेल्प कर सकता है। फिर हमारे पास पीएसए होता है, क्योंकि प्रोस्टेट कैंसर बहुत कॉमन है तो हम पीएसए चेक करवा सकते हैं अपना, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। फिर हमारे पास आता है एल्कलाइन फॉस्फेटेस। ये बोन मेटास्टेसिस के लिए होता है। तो हम मतलब चेक करवा सकते हैं लेवल्स ऑफ दिस कंपाउंड्स इन आवर ब्लड। फिर हमारे पास आता है बायोप्सी। बायोप्सी में हम क्या करते हैं कि जिस पार्ट पे हमें शक है हम उसको बाहर निकालते हैं, उसको थिन काटते हैं, माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं और हम ये देख लेते हैं कि भाई सेल का न्यूक्लियस तो नहीं बड़ा, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया तो ज्यादा नहीं है, राइबोसोम तो ज्यादा नहीं है। अगर सेल्स कुछ ऐसे खराबी नजर में आए तो हमें पता लग जाता है कि ये सेल कैंसरस बन सकते हैं। तो जो भी हमारा सस्पेक्टेड टिश्यू है उसको उसको हम थिन सेक्शंस में कट करते हैं, फिर हम उसको स्टेन कर लेते हैं और माइक्रोस्कोप के नीचे देख लेते हैं। अगर उसमें न्यूक्लियस का साइज बड़ा हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा है या फिर उसके अंदर राइबोसोम्स ज्यादा है तो हमें पता लग जाता है कि भाई ये सेल में कोई ना कोई खराबी है। तीसरा हमारे पास आता है एफएनएसी। ये हमारे पास होता है फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। इसके अंदर हम थोड़ी सी थिक निडल लेकर, सिरिंज लेकर इंजेक्ट तो कुछ नहीं करते, हम बस बाहर निकाल लेते हैं एक फ्लूइड जिसपे भी हमें शक होता है कि जैसे मान लो कि अगर किसी को ब्रेस्ट सिस्ट है, ट्यूमर है, तो हम उस पार्ट में से सिरिंज के साथ फ्लूइड बाहर निकाल लेंगे। अब फ्लूइड को हम चेक कर सकते हैं फॉर कैंसर सेल्स। फिर हमारे पास एक टेस्ट होता है पैप स्मीयर टेस्ट। पैप स्मीयर टेस्ट में जो हमारे पास फीमेल के अंदर किया जाता है, सर्विक्स से एक फ्लूइड निकाला जाता है जिसको हम सर्विकल फ्लूइड बोलते हैं, और इस सर्विकल फ्लूइड से स्लाइड बना ली जाती है और उसको चेक किया जाता है कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सर्विकल कार्सिनोमा के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा हम कुछ टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, जैसे हमारे पास आ जाती है एक्सरे, सिटी स्कैन, एमआरआई। ये सारे टेक्निक्स से हम पता कर सकते हैं कि कोई भी हमारा जो सेल है वो कैंसरस तो नहीं हो रहा। आजकल कुछ मॉडर्न टेक्निक्स आ गई हैं जिनको हम बोलते हैं, जैसे हमारे पास एंटीबॉडीज को हम यूज कर सकते हैं चेक करने के लिए कि हमारे पास कोई जो इंडिविजुअल उसको कैंसर वगैरह तो नहीं हो रहा या उसको उसके कोई सेल अनकंट्रोलेबल डिवाइड तो नहीं कर रहे। हमेशा जिनको कैंसर सस्पेक्ट हो जाए उनको एडवाइस किया जाता है कि अब वो स्मोकिंग वगैरह बिल्कुल क्विट कर दें। तो हमारे पास लास्ट ये आ जाता है कि यहाँ से तो हमें ये पता लग रहा था ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में, अभी सिर्फ हमें ये पता लगा है कि किन किन चीजों से कैंसर का पता लगा सकता है कि हम अर्ली ट्रीटमेंट कर लें। अभी हमने उसको ठीक नहीं करा, हमें सिर्फ पता लगाया कि ये कारण हो सकते हैं, मतलब इनसे हमें जल्दी पता लग सकता है कि इंडिविजुअल को कैंसर है। और अगर हमने अब इन चीजों से हमें पता लगा ही लिया कि कैंसर है तो हम उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, मतलब मेन मेन यही है ट्रीटमेंट्स। सबसे पहले हम कर सकते हैं सर्जरी। तो सर्जरी के अंदर क्या होता है कि जो भी कैंसरस टिश्यू है या कोई मतलब जिसके साथ कोई लिम्फ नोड वगैरह इन्वॉल्व है उसको निकाल दो बाहर। अगर वो पार्ट हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो टिश्यू है, वो सेल हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको बाहर निकाल दो। ब्रेस्ट कैंसर वगैरह में हम इसको यूज कर सकते हैं। रेडियोथेरेपी एक बहुत अच्छा तरीका है। रेडियोथेरेपी के अंदर हम क्या करते हैं कि जो ट्यूमर सेल्स होते हैं उनको हम बड़े ध्यान से, कि बाकी सारे सेलों पे ना रेडिएशन जाए, सिर्फ उन्हीं उन्हीं पे कुछ रेडिएशन डालते हैं
जैसे हम कोबाल्ट 60 यूज कर सकते हैं, आयोडीन 131 यूज कर सकते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स हम यूज करते हैं, एक्सरे रेडिएशंस देखते हैं हम, और इनसे हम जो सेल जिनमें कैंसर बन रहा होता है उनको हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फिर हमारे पास तीसरा था कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी के अंदर हम कैंसर सेल को मारने की कोशिश करते हैं या हम कोई एंटी कैंसर ड्रग यूज करते हैं। इसके लिए हम लर्न कर सकते हैं कि हमारे पास एक होता है विनक्रिस्टीन नाम, ये एक केमिकल है जो हमें एक वीड से निकालना है, जिसका नाम है कैटारैंथस रोजियस। और एक हमारे पास इसी इसी से निकाला जाता है विनब्लास्टिन। ये दोनों जो है इनको हम यूज करते हैं कैंसर ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी। इसके अलावा हमारे पास एक टेक्सोल भी केमिकल है जो हमें मिलता है टेक्सास प्लांट से, और इसको भी हम यूज कर सकते हैं। लेकिन ये जितने भी ड्रग्स होते हैं इनके साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे एक तो ये एनीमिया कॉज कर देते हैं और हेयर लॉस कॉज कर देते हैं। और ज्यादातर कैंसर ट्रीटमेंट के लिए हम काफी ज्यादा कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स यूज करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट हम यूज करते हैं। जैसे एंटी कैंसरस ड्रग देना स्टार्ट कर दिया, सर्जरी की जरूरत हुई वो भी कर लिया, रेडिएशन भी कर ली। इसके अंदर हमारे पास जैसे सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, एक हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट है इम्यूनोथेरेपी। काफी इंपॉर्टेंट है इम्यूनोथेरेपी। अब देखो हमारे पास है क्या कि कोई भी जो अगर सेल्स है, अगर कोई भी सेल हमारा कैंसरस हुआ है और हमारी बॉडी को पता नहीं लग पाया कि वो सेल कैंसरस है या वो उस पर अटैक नहीं कर पाई। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ अच्छे अच्छे हमारे पास नॉर्मल सेल्स पड़े थे, इनमें से जो हमारा एक सेल था वो कैंसरस हो रहा था, जो मैंने येलो में दिखाया, मान लो कि वो कैंसरस सेल है। और जो हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो थोड़ा वीक हो गया है, या उसको पता ही नहीं लगा कि ये सेल कैंसरस है। अगर हमारे इम्यून सिस्टम को पता लग जाता कि भाई ये सेल कैंसरस है तो ये इसको पहले ही मार देता। अगर हमने सिर्फ अपने इम्यून सिस्टम को पता लगवाना है कि कोई ऐसा सेल है जो कैंसरस है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं ये सेल के साथ अटैच होंगी और ये बताएंगी कि ये सेल कैंसरस है। अब हम इस सेल को मार भी जल्दी सकते हैं, रेडिएशन भी जल्दी कर सकते हैं, रेडिएशन थेरेपी भी दे सकते हैं। इसकी एक डायग्राम मैंने अटैच करी हुई है, हम इसके अंदर देख सकते हैं। जैसे ये हमारे पास कोई सेल है, ये कैंसरस सेल है, इसके ऊपर ये एंटीजन लगे हुए हैं। ये जो ग्रीन कलर में दिखाई दी है ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। अब हमने क्या करा, ये जो एंटीबॉडीज है ये जाके चिपक गई एंटीजन के साथ। अब ये जो सेल है ना, ये ऐसा सेल बन चुका है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के चिपकने के कारण कि अब हम इसको मार भी जल्दी सकते हैं, इसके ऊपर रेडिएशन भी जल्दी निकाल, मतलब इसके ऊपर रेडिएशन का इफेक्ट भी ज्यादा कर सकते हैं हम। अब हम ये देखने लगे कि हमारे पास कोई ऐसे वैक्सीन नहीं बन पाई है कैंसर के लिए, तो कैंसर वैक्सीन पे भी रिसर्च बाकी है कि कोई ऐसी वैक्सीन हो जाए जो कैंसर को बिल्कुल रोक दे या खत्म कर दे। प्रॉब्लम हमारे पास एक ये भी है कि जो हमारे पास ट्यूमर सेल्स है ना, उनकी मतलब हमें पता नहीं लगता कि ये सेल ट्यूमर है, इसमें ट्यूमर बन रहा है, या हमारे इम्यून सिस्टम को भी पता नहीं लगता कि इस सेल में ट्यूमर बन रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ट्यूमर सेल्स है ना, वो अवॉइड करते हैं डिटेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन बाय इम्यून सिस्टम, कि किसी को पता नहीं लग सके कि ये सेल कैंसरस है या खराब है। इसके लिए हम पेशेंट्स को क्या करते हैं कि हम उनको अल्फा इंटरफेरॉन देते हैं, जिसके कारण इम्यून सिस्टम हमारा एक्टिव हो जाता है, उसको पता लगने लग जाता है कि ये सेल जो है यहाँ पर ट्यूमर फॉर्म हो रहा है और हमने इसको इस सेल को मारना है। तो हम क्या करते हैं, हम देते हैं उसको बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स, जिसकी हमारे पास एक एग्जांपल है अल्फा इंटरफेरॉन। मतलब हमने पूरी बॉडी को पता लगाना है कि ट्यूमर बन रहा है, अब उसको मारा जाए, कि बॉडी खुद से लड़े, हमें बाहर से उसको मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर ये चीजें काम कर देंगी तो, और इनके साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। तो हमने अल्फा इंटरफेरॉन दे दिया जिसने हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करा। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज और इंटरफेरॉन ने हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करा, जिससे हमारा ट्यूमर सेल खत्म होगा। तो हमारे पास टोटल है, हमारे पास सर्जरी हम करवा सकते हैं, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, और हमारे पास कैंसर वैक्सीन।